साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस सेट 17 में। दोस्तों अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर दोस्तों चैनल पर देख सकते हैं। अगर चाहे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, भारत में महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, 3 प्रकार के आधुनिक भारत के इतिहास में तीन प्रकार के भू राजस्व हुआ करते थे। 3 प्रकार के, एक था दोस्तों महलवाड़ी, दूसरा था दोस्तों रैयतवाड़ी और तीसरा था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। तो महलवाड़ी की बात करें तो महलवाड़ी की बात करें दोस्तों तो महलवाड़ी की शुरुआत किसने किया था। तो महलवाड़ी की शुरुआत किया था दोस्तों हाल्ट मैकेंजी ने याद रखिए दोस्तों, हाल्ट मैकेंजी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। तो ये हो जाएंगे दोस्तों थॉमस मुनरो याद रखिए दोस्तों, थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। और दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की बात करें, दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। तो महलवाड़ी की याद रखिएगा दोस्तों हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों याद रखिएगा रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं, जैसे महलवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या होता है, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में चलिएगा। देखिएगा दोस्तों बोला गया है यहाँ पर, पहले बात करते हैं दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों वर्ष 1970 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय भू राजस्व लागू किया गया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। यह दोस्तों कहाँ पर लागू हुआ था। तो बंगाल याद रखेगा दोस्तों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसमें भारत का 19% हिस्सा शामिल था। यह दोस्तों याद रखेगा भारत का कितना परसेंट हिस्सा था, 19% हिस्सा शामिल था। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों 1773 में लागू हुआ था। 1773 यह व्यवस्था दोस्तों बनाया गया था 1790 में, लेकिन लागू हुआ था 1773 ईस्वी में। बाकी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो को माना जाता है। और दोस्तों इसमें कैप्टन रीड की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसको भी याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया तथा बाद में मद्रास, मुंबई, पश्चिम बंगाल, असम, कुर्ग एवं सिंध आदि क्षेत्रों में लागू किया गया। यह दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र 51% लागू की गई। मतलब दोस्तों जितना भी फसल तैयार होता था उसका 51% दोस्तों कर के रूप में देना होता था, इसको याद रखेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में। बाकी महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ क्या होता है, महाल का अर्थ होता है दोस्तों गांव, महाल का अर्थ होता है गांव, इसको याद रखेगा। महलवाड़ी व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, इसे दोस्तों अवध में ताल्लुकदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अवध में दोस्तों ताल्लुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत और बरार क्षेत्रों में दोस्तों मालगुजारी भी कहते हैं। महलवाड़ी को दोस्तों याद रखिएगा अवध में किस नाम से जाना जाता है, ताल्लुकदारी, और दोस्तों मध्य प्रांत और बरार में दोस्तों मालगुजारी भी कहा जाता है। यह व्यवस्था दोस्तों दक्षिण पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल था, इसको भी याद करिएगा, याद रखिएगा 30%। पहले में दोस्तों 19% भाग शामिल था, दूसरे में दोस्तों 51% का मैंने मतलब बता दिया कि कर के रूप में ये भारतीय क्षेत्रों से संबंधित है। 30%, 19% और 51% दोस्तों भारतीय क्षेत्रों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। किस द्वीप का नाम बदलकर दोस्तों स्वराज द्वीप रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैवलॉक द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैवलॉक द्वीप याद रखेगा। यदि इसका लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार
द्वीप समूह मोस्टली दोस्तों अंडमान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, इसको याद रखेगा। इसका नाम चेंज कब हुआ था दोस्तों? चेंज हुआ था 2018 ईस्वी में, इसको भी याद रखेगा। 2018 ईस्वी में इसका नाम चेंज हुआ था। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया दोस्तों? स्वराज द्वीप, इसको याद रखेगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। यह नाम परिवर्तन 2018 में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए किया गया था। यह नाम दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप क्यों रखा गया था दोस्तों? तो यह हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए रखा गया था, जिन्होंने 1943 में अंडमान को स्वतंत्र भारत की पहली धरती बताया था। अंडमान को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान को स्वतंत्र भारत की पहली धरती किसे बताया गया था और किसके द्वारा? तो हो जाएगा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और अंडमान को बताया गया था। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है खगोलीय प्रेक्षण जंतर मंतर। याद रखें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय प्रेक्षण जंतर मंतर, जो कि एक दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जंतर मंतर, याद रखिएगा। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है जंतर मंतर। पहले नंबर यह क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जंतर मंतर दोस्तों पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जंतर मंतर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में। अगर दोस्तों पूछे किस स्थान पर है, मतलब लोकेशन शहर की बात करें, तो जयपुर याद रखिएगा, जयपुर याद रखिएगा। और जयपुर के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है, हवा महल। जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। जयपुर का स्थापना किसने करवाया था? स्थापना की बात करें दोस्तों तो जयपुर का स्थापना किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। याद रखें दोस्तों सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, इसको भी याद रखेगा। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, इसको भी याद रखेगा। बाकी जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब पिंक सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। एक ब्रिटिश प्रिंस के आगमन में 1774 ईस्वी के आसपास दोस्तों याद रखिएगा, 1774 ईस्वी के आसपास एक ब्रिटिश प्रिंस के आगमन में दोस्तों पूरे शहर को पिंक कलर से दोस्तों पूरा रंग दिया गया था। इसके लिए दोस्तों इसका नाम पिंक सिटी पड़ा था, इसको याद रखेगा पिंक सिटी के। बाकी हवा महल भी दोस्तों जयपुर राज्य में स्थित है, जयपुर शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। चलिएगा जंतर मंतर भी दोस्तों, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी स्थित है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों पन्ना हीरे की खान भी स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कई लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान के मध्य स्थित दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी एवं सबसे पुरानी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। जंतर मंतर जयपुर को वर्ष 2010 याद रखिए दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया था। जयपुर शहर के संस्थापक राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित यह स्मारक 1734 ईस्वी में पूरा हुआ था। स्मारक जो बना था दोस्तों पत्थर की, यह स्मारक 1734 ईस्वी में पूरा हुआ था, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों 1784 के या फिर 1774 के आसपास पिंक सिटी का नाम पड़ा था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। यह दोस्तों होता है, इसको जोड़ा जाता है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। तीनों शब्द में दोस्तों कौन कौन से थे? तो पहला शब्द था दोस्तों, पहला समाजवादी, समाजवादी, और दूसरा था दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या फिर दोस्तों पंथ निरपेक्ष, धर्म या फिर दोस्तों पंथ, पंथ निरपेक्ष, धर्म या फिर पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या था दोस्तों? अखंडता, अखंडता। यह तीनों शब्द दोस्तों जोड़े गए, इसको याद रखिएगा। तीनों शब्द कौन कौन से थे? एक था समाजवादी, दूसरा था दोस्तों धर्मनिरपेक्ष या फिर दोस्तों पंथ निरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। यह तीनों शब्द याद रखिएगा। तीनों शब्द इस संविधान में जोड़े गए, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही प्रस्तावना में, याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में केवल एक बार, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो अभी कब हुआ दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यही तीनों शब्द दोस्तों जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता, तीनों दोस्तों जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि कितने संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, मान लीजिए टोटल 106 संविधान संशोधन हुए टोटल दोस्तों। इसमें दोस्तों जो जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 74वां इंपॉर्टेंट है, 101वां इंपॉर्टेंट है, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट है 30 से 35 इंपॉर्टेंट है, उन सभी को अगर दोस्तों कंपाइल करके एक वीडियो बनाया जाए, तो अगर आप लोग चाहते हैं पूरे डिटेल वाइज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, उसको दोस्तों अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, बोला गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। यह तीनों शब्द जोड़े गए। और तीनों शब्द दोस्तों कहाँ पर जोड़ा गया? तो अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का निम्न में से क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले देखिएगा, भारत में सबसे पहले अगर यूरोप की बात करें, यूरोप की बात करें, सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे। इसके बाद आए थे दोस्तों डच लोग, इसके बाद आए थे दोस्तों डच लोग, डच के बाद दोस्तों अंग्रेज आए थे, डच के बाद कौन आए थे दोस्तों? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद दोस्तों डेन आए थे, डेन आए थे, इसको भी याद रखिएगा। और डेन के बाद दोस्तों फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी, डेन के बाद दोस्तों फ्रांसीसी आए थे। तो क्रम मिला लीजिएगा दोस्तों किस में है? तो सबसे पहले पुर्तगाली, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पुर्तगाली या तो ये होगा या तो ये, फिर उसके बाद डच आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी याद रखिएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में दोस्तों पुर्तगाली गए भी थे, इसको याद रखिएगा। सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जैसे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा था। कालीकट भारत पहुंचा था। और कालीकट किस राज्य में स्थित है? इसको दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साउथ का राज्य है, साउथ इंडियन में पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 2 ऑप्शन दे दे रहे हैं, केरल और दोस्तों तमिलनाडु। केरल और दोस्तों तमिलनाडु याद रखिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और तथा ब्लू वाटर नीति को से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और दोस्तों ब्लू वाटर नीति को लागू किसने किया था? तो ये हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्को। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इन दोनों लाइन को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्को। और ब्लू वाटर नीति से संबंधित किसके है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अगर लगभग 1 घंटे का चाहिए तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों रिस्पांस अच्छा मिलेगा और कमेंट में दोस्तों आप लोग कहेंगे तो ज़रूर इसको लागू किया जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।